हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2023 एफएक्यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मैं एक एफएक्यू पर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ये एफएक्यू का जो एक ट्रेडिशन, जो परंपरा डीपीआई के द्वारा शुरू किया गया है, ये वर्ग 3 की जो सेकंड काउंसलिंग थी वहाँ से शुरू हुआ है। अगर आप टीआरसी में, हालांकि अब डेटा को इरेज कर दिया गया होगा, लेकिन अगर आप टीआरसी में जाकर उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक का जो 2018 का नियोजन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एफएक्यू जैसा कोई प्रावधान नहीं था। एफएक्यू होने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं, अभ्यर्थियों के मन में जो डाउट्स होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें कुल 15 पॉइंट्स दिए हैं। हालांकि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मैं उसी पे बात करूँगा, आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं वैसे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्या चयन प्रवर्ग दिव्यांगता श्रेणी भूतपूर्व सैनिक अतिथि आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है। मतलब अगर किसी ने सपोज दिव्यांगता कोई ऐसा श्रेणी टिक कर दिया हो गलती से, वो चाहता हो कि उसका वो जो श्रेणी है वो मतलब उसको हटाया जा सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। उसका उत्तर लिखा हुआ जी नहीं। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की आधिकारिकता विभाग को नहीं है। मतलब ईएसबी ने चूंकि उसको जारी किया है और काउंसलिंग कौन करा रहा है, डीपीआई करा रहा है, इसलिए उनके लिए कोई यहाँ पर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक मान्य होगा। इसमें साफ साफ मैंने पहले ही बताया 31 मार्च 2024 तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। अर्थात अगर कोई 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक अतिथि के रूप में कार्य किया है तो वो 1 महीने का जो अनुभव है वो इस काउंसलिंग प्रक्रिया में मान्य नहीं किया जाएगा। नंबर 3, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव क्या होना चाहिए। मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस तथा 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया हो। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र मान्य होगा। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। नंबर 4, यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पत्रोपाधि नियमित रूप से की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा। जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की गई है तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। दोनों कार्य, अतिथि कार्य की शासकीय शाला एवं उपाधि पत्रोपाधि का कॉलेज मुख्यालय एक ही है, तभी उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। नंबर 5, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है। मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थता अमान्य होगी। साफ साफ लिखा है कि अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थता अमान्य हो जाएगी, मतलब उनको अमान्य प्रकरण में डाल दिया जाएगा। किंतु प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर अतिथि प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। नंबर 6, क्या अन्य राज्य का जातीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। जी नहीं। मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जातीय प्रमाण पत्र तथा डिजिटल ही मान्य होगा। नंबर 7, जातीय प्रमाण पत्र किनके नाम के साथ मान्य होगा। अभ्यर्थी का जातीय प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जातीय प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब अगर पति के नाम से प्रमाण पत्र बनाया गया है विवाहित महिला का, तो वो वहाँ पर मान्य नहीं होगा। पीईबी ईएसबी में पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पर टिक किया है किंतु मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता हूँ, क्या करूँ। मुख्य चयन सूची में ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग में अभ्यर्थता अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। मैं पीईबी ईएसबी की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश एससी पर टिक किया था, जबकि मैं एसटी में आता हूं या आती हूं, क्या मुझे एसटी में नियुक्ति मिलेगी। मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। 10 नंबर, मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया है, क्या मेरी अभ्यर्थता अमान्य होगी। मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थता प्रवर्ग में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर सैनिक प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। 11 नंबर, दिव्यांगता
का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है? क्या दिव्यांगता का प्रकार संशोधित किया जा सकता है? दिव्यांगता के प्रकार को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य चयन सूची में संबंधित की अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की दिव्यांग श्रेणी की मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। नंबर 12, मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा? मुख्य चयन सूची में दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित की अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर दिव्यांग श्रेणी की मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। नंबर 13, क्या सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य अथवा नहीं? 2 नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थता अमान्य होगी। नंबर 14, केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी केंद्र द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, मान्य नहीं होगा। नंबर 15, महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र लिया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बात लगातार नोटिस कर रहे होंगे कि प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान हर जगह यही बात लिखी हुई आपको दिख रही है। यहाँ पर भी लिखा है प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित गैर दिव्यांग श्रेणी में मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता, यहाँ पर भी यही बात लिखी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा FAQ के जो लैंग्वेज है उसके ये अनुसार ऐसा लग रहा है कि विभाग प्रतीक्षा सूची में जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कोई ना कोई प्रक्रिया स्टार्ट करेगी, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फ़िलहाल के लिए तो ये है फ्रेंड्स कि जो चयनित हैं, जो मेरिट में हैं, जिनकी रैंक आई है, सिर्फ उन्हीं के दस्तावेज सत्यापन और अपलोड की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से एक प्रक्रिया स्टार्ट की जाए, जो कि आगे चलकर ही पता चल पाएगी। तो फ़िलहाल यही है फ्रेंड्स कि वेटिंग वाले फ़िलहाल वेट करें, या उनके पास 2 विकल्प है, या तो वो 3 विकल्प आप ले सकते हैं। पहला विकल्प ये है कि वो वेट करें, दूसरा विकल्प ये है कि वो पद वृद्धि के लिए प्रयास करें, और तीसरा विकल्प ये है कि वो किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करें। अब इसमें से जो भी आपको सहज लगता है आप अपने हिसाब से उसका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जैसा विभाग की भाषा है, जैसा विभाग के दिशा निर्देश हैं, तो इससे ये चीज़ के संकेत अवश्य मिल रहे हैं कि भविष्य में पद वृद्धि हो सकती है, बशर्ते अगर आप उसमें भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए करंट सिचुएशन ये है कि वेटिंग वालों के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।